बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। मौत के मुंह से निकल कर आने वाले इमरान खान के लबो लहजे और अज़्म में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया, कोई कमी नहीं आई। इमरान खान साहब के कंटेनर पे जब फायरिंग की गई तो मजमूई तौर पे 11 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। एक शख्स मुअज़्ज़म ज़िंदगी की बाजी हार गया। इमरान खान साहब को भी गोलियां लगी। फौरी तौर पे इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पे इनके सारे टेस्ट हुए, इनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि 3 गोलियां निकाल दी गई। टांग में गोलियां लगी थी इमरान खान साहब को और एक गोली उनको छू के गुजर गई। जो ही इमरान खान साहब इस तिब्बी इमदाद से फ़ारिग हुए, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि कौम से ख़िताब किया और अपने इस ख़िताब में तवील ख़िताब था इमरान खान साहब को। उसमें ज़्यादातर बातें तो वही हैं जो वो पहले करते रहते हैं, लेकिन जो नई बात थी इसमें वो ये थी कि उनका कहना था कि इस कातलाना हमले के बाद भी मेरे अज़्म में कोई कमी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं हॉस्पिटल से फ़ारिग होऊंगा तो मैं सड़क पे होऊंगा, मैं एहतजाज का सिलसिला वहीं से शुरू करूंगा, मैं लोगों को इस्लामाबाद जाने की कॉल दूंगा। इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम से कहा कि जब तक ये 3 अफराद रिज़ाइन नहीं करते एहतजाज का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इमरान खान साहब का मानना है कि उन पर कातलाना हमले की साजिश इन तीनों लोगों ने की है। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होके ये कहा, ये इस्तदा की, ये दरख्वास्त की कि वो अपना किरदार अदा करें। और उन्होंने कहा कि वो अपना किरदार अदा करें इन तीनों अफराद के इस्तीफ़ों के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब तक ये 3 लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे तब तक तफ्तीश नहीं हो सकती मेरे मामले में, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के तफ्तीश इनके मातहत है। जिन लोगों ने तफ्तीश करनी है वो इनके मातहत है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लोगों को ये कॉल दे दी है, सड़क पे वो ख़ुद तो बाद में आएंगे, लेकिन ये कॉल उन्होंने दे दी है कम से कम कि एहतजाज रुकना नहीं चाहिए। उस पाकिस्तानी कौम को ये कॉल दी है जो कि इमरान खान साहब को गोलियां लगने से लेके आज तक मुसलसल एहतजाज किए जा रही है। पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, एहतजाज का तंदूर तप चुका है। और एहतजाज की जो सूरत हाल है उसको देख के यूँ लगता है कि जैसे हालात सिविलियन हुकूमत के काबू में नहीं रह गए। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर हालात सिविलियन हुकूमत के काबू में नहीं रह गए तो क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है? हतमी तौर पे तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मार्शल लॉ के बादल भी आसमान सियासत पर मंडला रहे हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन क्या मार्शल लॉ हमारे मसाइल का हल है? और क्या हमारी माशी सूरत हाल इस काबिल है कि हम मार्शल लॉ का बोझ बर्दाश्त कर सकें? क्या दुनिया इस मार्शल लॉ को कबूल कर लेगी? जवाब है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इमरान खान साहब उसके सरबराह हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और आज अब तो ख़ुद पे कातलाना हमला होने के बाद जो उन्होंने कौम से ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि हम FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। ये हम किस किस्म का माशरा तरतीब दे रहे हैं? एक वाक़या हुआ है, उसकी FIR होनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये कह रहा है कि और जिस सूबे में ये वाक़या हुआ है उस सूबे में उसकी हुकूमत है, और मैं इस तरफ भी आता हूँ कि हुकूमत का क्या किरदार है। बहुत से लोग वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पे उंगलियाँ उठा रहे हैं। तो इमरान खान साहब जिस सूबे में FIR दर्ज ना होने की बात कर रहे हैं उस सूबे में इमरान खान साहब की टेक्निकली अपनी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो उनके इत्तेहादी हैं और वज़ीर आला हैं उनकी 10-11 सीटें हैं सारी। अच्छा, अब जब जिस दिन इमरान खान साहब को गोलियाँ लगीं और जो मुबैना हमला आवर है उसको पकड़ लिया गया और थाने ले जाया गया और कमाल फुर्ती से उसका वीडियो बयान जो है वो ले लिया गया, इतराफ़ जुर्म करवा लिया गया
اور اس اطراف جرم کو میڈیا میں پھیلا بھی دیا گیا ایک بیانیے کے طور پہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایکشن لیا اور تھانہ سارے کا سارا معطل کر دیا کہ اس وجہ سے معطل کر دیا کہ کیسے اس کا بیان لیک ہو گیا، اور جو تھانے کے تمام لوگ تھے بشمول ایس ایچ او اور جو دیگر لوگ تھے ان سب کے موبائل فونز اپنے قبضے میں لے لیے۔ اور یہ اچھا فیصلہ تھا، اور وہ بڑی بری بات تھی، بڑی غلط بات تھی، بڑی معیوب بات تھی کہ واردات کے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ہی جو ملزم ہے مبینہ طور پہ اس کا بیان لے لیا گیا۔ اگر آپ نے بیان لے لیا ہے تو اس کو اپنے تک رکھیں، اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سارے کا سارا تھانہ معطل کر دیا، ان سے ان کے ٹیلی فون لے لیے، تو اس معطلی اور ٹیلی فون لینے کے بعد مبینہ ملزم کی 3 مزید ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئیں۔ اب یہاں سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ وہ کون لوگ ہیں جو تھانے کی معطلی کے باوجود پولیس کو خاطر میں لائے بغیر، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خاطر میں لائے بغیر جو ویڈیوز ہیں وہ ریلیز کرتے چلے جا رہے ہیں، دیدہ دلیری سے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور وہ الزامات جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں اور پاکستان کے بہت سے لوگ اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، الزام تو خیر نہیں لگا رہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ اس بات پہ تلے بیٹھے ہیں کہ ان الزامات میں حقیقت کا رنگ بھر دیا جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور بھی ابہام دور کر دیا۔ جب گولی لگنے کے فوراً بعد کہا گیا تھا نا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ 3 لوگوں پہ شک ہے مجھے، 3 لوگوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے، تو ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے محفوظ کرنے کی جو بات کی تھی، اور کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو 4 لوگ ملوث ہوں گے، ان 4 کا ذکر اور تمام تفصیلات میں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کر کے محفوظ مقام پہ رکھ دی ہیں۔ 2 ابہام آج عمران خان صاحب نے اس حوالے سے دور کیے۔ ایک ابہام تو یہ ہے کہ وہ ویڈیو پاکستان میں نہیں ہے، بیرون ملک ہے، اور دوسرا ابہام عمران خان صاحب نے یہ دور کیا کہ یہ جن 3 افراد کے نام میں نے وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کے حوالے سے لیے ہیں، یہ 3 افراد ان 4 افراد میں شامل نہیں ہیں، یعنی وہ 4 افراد کوئی اور ہیں اور یہ 3 افراد کوئی اور ہیں۔ پاکستان میں حالات کی گتھی الجھتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی، کو ٹیکنیکلی وہ بتا رہے تھے آرٹریز کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ گولی چند انچ اوپر لگ جاتی تو مجھ میں اور موت میں 20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ یعنی عمران خان صاحب کو ایک طرف تو گولی چھو کے گئی، دوسرا طرف موت بھی عمران خان صاحب کو چھو کے چلی گئی ہے۔ اور وہ بندہ جو اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہو کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، اس کو جب موت چھو کے چلی جائے وہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے، کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، وہ کتنا لیتھل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ان حالات میں کہ جب قوم ان کے کہے پر اعتبار کرتی ہے، وہ جو کال دیتے ہیں قوم پازیٹیو رسپونڈ کرتی ہے، میرے خیال میں پاکستان کے مسئلے کا حل بیلٹ ہے۔ اب اس مسئلے کو بلٹ سے حل کرنے کی جو ضد ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کیا ہوا جو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ گئی؟ تو اس سے پہلے بھی ہم ایک غلطی کر چکے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے پاپولر لیڈر تھے، وہ جیت بھی گئے تھے۔ اس وقت کی ایک پولیٹیکل جماعت نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ شیخ مجیب کو اقتدار نہیں سونپا، جیت گیا، پاکستان تو ہار گیا نا۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کو انہوں نے علیحدہ کر لیا، اور آج مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس کا پر کیپیٹا ہم سے زیادہ ہے، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہم سے آگے ہیں، اس کے لوگ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں۔ یہ وقتی انائیں، یہ وقتی ضدیں قوموں کو سوٹ نہیں کرتی،
मुल्कों को सूट नहीं करती। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी हम उस मुबैना हमला आवर की जिसने इमरान खान साहब के कंटेनर पे हमला किया। एक तो है ना पुलिस के पास, और इमरान खान साहब का कहना है कि एक से ज़्यादा लोग थे। बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि किसी तफ्तीश के नतीजे में वो जो दूसरा है मुबैना हमला आवर वो भी सामने आ जाए। एक वेब चैनल के लोग इस मुबैना हमला आवर मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर के घर तक चले गए। इसके महल्लेदारों से बात की और पता चला कि ये 4 भाई हैं और सारे के सारे बोरिंग का काम करते हैं, शरीफ फैमिली है, कोई पेशावर कातिल नहीं है या कोई जराइम पेशा लोग नहीं हैं और कुछ ज़्यादा मजहबी भी नहीं है। बल्कि इस नवीद के बारे में तो बताया गया कि इसने हालांकि इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पे कि मैंने इनको इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि ये अजान के वक्त में डेक बजाया करते थे। तो इसके महल्लेदारों का कहना है कि ये खुद भी कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता। लोगों का ये कहना है कि ये अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई है। वो कोई कौन है? पूरा पाकिस्तान इसका इंतज़ार कर रहा है कि उस कोई का पता चलाया जा सके। एक बहुत बड़ा सवाल महल्लेदारों के जहन में भी है कि वो शख्स जो बमुश्किल गुजारा करता है वो एक महंगा तरीन हथियार कैसे ख़रीद सकता है। इस सवाल पे आने वाले दिनों में जो है वो बात होगी। अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए अदालत जा पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेना लवाहिकीन का कानूनी हक है। आज अरशद शरीफ साहब को इस दुनिया से गए हुए 10-12 दिन हो गए हैं। पाकिस्तान में उनका पोस्टमार्टम हुए हुए भी हफ्ते से ज़्यादा होने वाला है। जब अरशद शरीफ साहब की फैमिली हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि पुलिस को दे दिया है, वो रिपोर्ट हमने दे दी है। और जब पुलिस से रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं कि हस्पताल वालों के पास है। अब वो ज़ईफ़ औरत जिसने ताज़ा अपना बच्चा खोया है, इससे पहले भी वो अपना एक बच्चा इस वतन पे कुर्बान कर चुकी है, ख़ावंद उनका पहले इस दुनिया से जा चुका है, कोई बालिग मर्द उनके घर में नहीं रह गया, और उनकी अपनी भी जो उम्र है मैंने आपको बताया कि वो क्या है, क्यों उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, उनका गुनाह क्या है, उस खातून का जुर्म क्या है। आज ये अरशद शरीफ की वालदा के साथ है मामला, कल मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। वो लोग जो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपा रहे हैं उनके साथ ये मामला हो सकता है। ज़रा तसव्वुर तो करें, खुदा न खास्ता उनके साथ ये मामला हो जाए, या वो पुलिस वाले जो कि ये काम कर रहे हैं उनके साथ ये मामला हो जाए और उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी जो कोई और ख़ातून रिश्तेदार है वो पोस्टमार्टम के हुसूल के लिए इस तरह दर बदर फिरती रहे, तो कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा होगा। अरशद शरीफ साहब की जो वालदा मोहतरमा है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए अदालत जा पहुंची हैं। मुझे यकीन है कि अदालत उनको रिलीफ ज़रूर देगी। एक और मामले में भी अरशद शरीफ साहब की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता कर रखा है। उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने बेटे की इंक्वायरी के हवाले, कत्ल की इंक्वायरी के लिए। उन्होंने हुकूमत का बनाया हुआ जुडिशल कमीशन मुस्तरद कर दिया है। वो एक ऐसा कमीशन चाहती हैं जो मुनसिफाना तहकीकात करे। काश पाकिस्तान में मुनसिफाना तहकीकात के अमल का आगाज़ अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से हो जाए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उस व्लॉग के आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे बात हो रही थी, मेरा इस तरफ पहले ध्यान नहीं गया। वहाँ पे बात हो रही थी कि जो अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात हुए हैं और अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को बरतरफ किया गया, जो अपना तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाला गया, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ये तंजानिया में रहे, लिबिया में रहे, इसराइल में रहे, अफ़गानिस्तान में रहे, मिस्र में रहे, बगदाद में रहे, कुवैत में रहे, ट्यूनिस में रहे, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है
کہ یہ جب بھی کسی ملک میں تعینات کیے جاتے ہیں تو اس ملک کے سیاسی جو لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں اور بہت سے حملوں میں بہت سے لوگ جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں۔ اب یہ پاکستان میں آئے ہیں اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر، ان کی تعیناتی کو یہاں 8 مہینے ہو گئے ہیں، تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، سوچئے گا ضرور۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔